स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर बहुत ही शार्प पॉलिटिकल रिएक्शंस रहते हैं और उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती हैं कि क्या उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी, किस तरीके से उनकी हिंदुत्व के प्रति आइडियोलॉजी थी या गांधी के प्रति क्या सोच थी एक्सेट्रा। लेकिन इन सब के बीच में विनायक दामोदर सावरकर को गांधी के लंबे कद के नीचे रहना पड़ता है, यानी कि गांधी की लेगेसी से वो ओवरशैडोड हो जाते हैं। और सिर्फ उनकी लेगेसी नहीं, लेकिन गांधी के ट्रायल्स के साथ साथ हर समय विनायक दामोदर सावरकर का नाम एक सांस में लिया जाता है। इसीलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी पर यह बहुत ज़रूरी है कि सावरकर एज अ पर्सन को एनालाइज किया जाए कि वो व्यक्ति गांधी से अलग भी थे या उससे ज़्यादा भी थे, या गांधी से हटकर भी उनकी कोई पर्सनालिटी थी कि नहीं। ये काम है हमारा आज टाइम कैप्सूल में। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं स्टडी IQ's टाइम कैप्सूल। और इस बात पर आज विचार करते हैं, इस बात पर देखते हैं कि क्या सावरकर एक एनिग्मा है इंडियन हिस्टोरियंस के लिए, यानी कि एक प्रकार के अनसुलझे रहस्य की तरह। क्या हमें हमेशा सावरकर को उसी नज़रिए से देखना चाहिए जो इतिहास हमें बताती रही है, या कोई नया नज़रिया पेश किया जा रहा है? रिसेंटली सावरकर के ऊपर काफ़ी किताबें आई हैं, वैभव पुरंदरे की किताब हो जर्नलिस्ट की, या विक्रम संपत द हिस्टोरियन की किताब हो, ये सब एक प्रकार से सावरकर को डीकोडिफाई करने में लगे हुए हैं। शायद सावरकर के पर्सनल हिस्ट्री को भी खंगालने की कोशिश की गई है, और ये एक रिच डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ज़रूर बनती है। इसीलिए हमारे इस प्रेजेंटेशन में हमने सावरकर के साथ समग्र सावरकर नाम की जो इनकी ग्रंथावली है या इनके ऊपर रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उससे, वैभव पुरंदरे की किताब से, साथ ही साथ लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा पब्लिश किए गए सावरकर के ऊपर पैम्फलेट से जो 2003 में पब्लिश की गई थी, इन सभी को अपना बेस बनाते हुए आज उनकी जीवन प्रतिमा को या जीवन चरित्र को खींचने की कोशिश की जा रही है। बट ये शायद मेरे हिसाब से, बिकॉज हम ये सेशन कर रहे हैं, एंड आई बिलीव दैट थोड़ा अन्याय तो ज़रूर है कि हम सावरकर को सिर्फ गांधी के ट्रायल्स तक सीमित रखते हैं, कि गांधी के ट्रायल्स में उनका आना, उनका नाम आना और उसके बाद में बरी होना, लेकिन एक प्रकार से उनके जीवन चरित्र पे ये जो दाग है, इसी को उनका जीवन मान लिया गया है, हालांकि सावरकर इससे ज़्यादा थे। सो आइए देखते हैं सावरकर की जीवन पृष्ठभूमि के बारे में। बिफोर आई इवन स्टार्ट विद दैट, अ क्विक kind of initiation to my dear students, particularly those who are preparing for UPSC civil services. मैं जानता हूँ अभी अभी एग्जाम हुआ है और आप आगे की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं, हम भी आपके साथ तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। 2024 की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, यानी कि शुरू से लेके अंत तक की बैच, जिसमें UPSC की मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको दे रही है स्टडी IQ। यानी कि जब आप प्रीलिम्स पार करेंगे तो हमारे साथ मेंस की तैयारी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में आकर करेंगे एट नो एडेड कॉस्ट। सो यू हैव टू यूज द कोड ASHLIFE एंड देन come out with heavy discount at the same point of time. Affordability is that very important, as important is quality. तो हम चाहते हैं कि जब आप हमारे साथ मेंस की प्रिपरेशन करें, वो सघन प्रिपरेशन हो, बहुत एक प्रकार से सिर्फ ऑब्जेक्टिव ज्ञान ना हो जो प्रीलिम्स में ज़रूरी होता है, बट एक सब्जेक्टिव 4-5 बुक्स को लेकर असेसमेंट, एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस करके, ताकि आपको आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग के साथ साथ एक वैल्यू एडेडनेस का एक परिभाषा मिले, एक परिचय मिले कि एग्जाम्स UPSC कंडक्ट कैसे कराती हैं और आपको एग्जाम देना कैसे है। द आइडिया इज टू मेक श्योर कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में हो, राइट? फॉर दैट यू हैव टू जॉइन आवर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। 31 मई इज द लास्ट डेट। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों की बैचेस चल रही हैं। सो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर यू टू नॉट जॉइन दिस प्रोग्राम। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, प्लीज गो use the code ASHLIFE and join it. Now coming to our story, who is Savarkar? The early life. देखिए, सावरकर was being born in नासिक at that point of time जब भारत दोहरी मार झेल रहा था। वो एक ऐसे भारत में पैदा हो रहे थे, वो एक ऐसे पश्चिमी भारत में पैदा हो रहे थे जहां पर प्लेग और भुखमरी, यानी कि फेमाइन और प्लेग दोनों ही चरम पर थे, दोनों ही अपने इफ आई वुड से तांडव मचाए हुए थे पूरे भारत में। 1883 से लेके 1893 तक का जो सफ़र है, when Savarkar is just getting up, right? When Savarkar is just
trying to hold his consciousness as a young boy, सावरकर ने अपने फेलो महाराष्ट्रियंस को प्लेग के लिए लड़ते और मरते देखा। प्लेग से तो वो मर जरूर रहे थे ऑब्वियसली, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये देखा गया कि दामोदर और विनायक चापेकर, ये दोनों चापेकर ब्रदर्स थे, इन्होंने एक प्लेग कमिश्नर रैंड के असैसिनेशन की थी और उसके वजह से दामोदर चापेकर को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। 16 साल के सावरकर ने जब ऑलमोस्ट ये एग्जीक्यूशन देखा, ही मेड इट अ पॉइंट, लोकसभा के सेक्रेटरीट की पैम्फलेट ये कहती है कि सावरकर ने गॉडेस दुर्गा के सामने, माँ दुर्गा के सामने खड़े होकर ये प्रण लिया था कि जिन विदेशियों ने उनके देश के व्यक्तियों को मारा है, और क्यों भी मारा है, बिकॉज दामोदर और विनायक चापेकर एक प्रकार से प्लेग से हो रही हताहत या भारतीयों को जो प्लेग से झेलना पड़ रहा था और जिस प्रकार से इनसेंसिटिव बिहेवियर ब्रिटिशर्स अपना रहे थे, उसके खिलाफ एक विद्रोह था, उसके खिलाफ एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। और जब ऐसा भारतीयों ने अपने लिए किया, अपने सुरक्षा के लिए किया या अपने स्वावलंबन के लिए किया, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सावरकर इस अपनी पहली जीवन घटना से काफी प्रभावित थे और वो देवी के सामने ये प्रण ले रहे थे कि वो ब्रिटिशर्स को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। इफ यू डू नॉट लेट अस यूज गन्स, वी शैल टेक अप पिस्टल्स। इस प्रकार की टिप्पणी सावरकर अपने बहुत ही अर्ली डेज में कर रहे थे। दैट वाज द अर्लीस्ट लाइफ दैट सावरकर वाज सीइंग फॉर हिमसेल्फ। एक स्ट्राइफ में पैदा होना, एक कॉन्फ्लिक्ट में पैदा होना, शायद हम भारतीयों के लिए, यानी कि हमारी जनरेशन की भारतीयों के लिए इमेजिन करना मुश्किल है, बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अगर मैं कहूँ, हम एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। बट जब सावरकर जैसे व्यक्ति पैदा हो रहे थे या जब गांधी जैसे व्यक्ति पैदा हो रहे थे, तो एक आज़ाद देश के नागरिक नहीं थे, इसीलिए उनका सांस लेना भी दूभर था, मुश्किल था। वन ऑफ द पिक्चर्स विच आई हैव यूज्ड, हालांकि उस ज़माने में वेस्टर्न इंडिया प्लेग काफ़ी एक कॉमन कंसेप्ट हुआ करता था, जहाँ पर एक कोई सड़क नहीं बीतती थी जहाँ पर आपको लाशें न दिखी हों, ठीक है। सो भारत बहुत ही दोहरी मार झेल रहा था प्लेग का। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना उसी टाइम पर हो रही थी जब भारत में प्लेग अपने चरम पर था। इनफैक्ट प्लेग की मार 1917 तक रहती है, जब आप देखते हैं कि अहमदाबाद मिल्स के वर्कर फाइट कर रहे होते हैं प्लेग बोनस के लिए, और गांधी उस फाइट में सत्याग्रह वर्कर्स की तरफ से कर रहे थे। सो आप समझ सकते हैं दैट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1885 ऑनवर्ड्स टिल 1917, इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, भारत में प्लेग एक पॉलिटिकल और ऑब्वियसली सोशल मुद्दा दोनों था, और सावरकर इसे बहुत नज़दीकी से देख रहे थे। ये उनका अर्लीस्ट ईयर्स था। उसके बाद में जब वे स्टूडेंटशिप में जाते हैं, एक प्रकार से ही स्टार्टेड मेकिंग श्योर कि वो भी सीक्रेट सोसाइटीज उसी तरीके से बनाएं जिस प्रकार से एक ज़माने में इटली में बन रही थी। देखिए 1860s में इटली में एक रिसॉर्जिमेंटो चल रहा था, इटालियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इटली की जनता अपने आप को नेशन में बदल रही थी। वहाँ की हुक्मरानों से लड़कर, वहाँ के राज्य व्यवस्थाओं से लड़कर, वहाँ की मोनार्की से लड़कर वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना रहे थे, और वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। वहीं से सीखकर सावरकर ने मित्र मेला सबसे पहले, और उसके बाद अभिनव भारत, यंग इंडिया, जैसे यंग इटली मूवमेंट्स चला करते थे इटली में, उसी तरीके से उन्होंने यंग इंडिया मूवमेंट एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में चलाना शुरू किया। 1906 में जाकर उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में वो पढ़ा करते थे, लेकिन उनको शिवाजी के नाम पर एक स्कॉलरशिप मिल रही थी। और स्कॉलरशिप देने वाले कौन थे? स्कॉलरशिप रिकमेंडेशन देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने उन्हें रिकमेंडेशन दिया, और उस रिकमेंडेशन पर वो लंदन जा रहे थे लॉ की पढ़ाई करने। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और 3 लोगों की पिक्चर्स मैंने यहाँ पर दी है, जो सावरकर के लंदन में एक प्रकार से फ्रेंड भी हुए, हमदर्द भी हुए, फेलो इंडियंस भी हुए, फेलो इंडियन साथी भी हुए। शायद एक पिक्चर आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, वन वॉज गांधी जी हिमसेल्फ। जी हाँ, गांधी जी की मुलाकात सावरकर के साथ लंदन में ही हो रही थी।
और कैसे हो रही थी उसका एक बहुत ही रोचक इतिहास है। बट एनीवेज, यू हैव श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ पर जो लंदन में इंडिया हाउस चला रहे थे। भारतीयों का ठिकाना था लंदन में इंडिया हाउस। और दूसरे थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन वाइली का असैसिनेशन किया था। सावरकर इन सब से मिल रहे थे, इन सबको जानते थे। मैडम भीकाजी कामा भी उस समय सावरकर के साथ करस्पॉन्डेंस में थी। इनफैक्ट आप ये देखते हैं कि सावरकर को मदन लाल ढींगरा की मदद करने के आरोप में भी इंडिक्ट किया जाता है बाय द लंदन गवर्नमेंट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब इंडिया हाउस पर ज़्यादा छापा पड़ने लगा तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की रखरखाव सावरकर को देके वो निकल जाते हैं वहाँ से। इतना ही नहीं, जब इंडिया हाउस में गांधी जी भी आए थे तब भी गांधी जी के साथ सावरकर का अपना वाद विवाद चला कि ब्रिटिशर्स से लड़ा कैसे जाए। एक बड़ा ही रोचक इतिहास या एक बड़ा ही रोचक घटना ये थी जो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि गांधी जी को सावरकर ने एक नॉन वेजिटेरियन डिश ऑफर किया था और गांधी जी बीइंग प्योर वेजिटेरियन उन्होंने ये लेने से मना कर दिया। सावरकर, हालांकि वो भी ब्राह्मण फैमिली से आते थे, लेकिन सावरकर ने ये कहा कि आप उन अंग्रेज़ों से लड़ाई करने जा रहे हैं जो दिन रात आपको मारते हैं, दिन रात हम पर हुक्म करते हैं बाय अ वर्च्यू ऑफ देमसेल्व्स कॉलिंग बाय एन एलिबाई ऑफ हायर सिविलाइज्ड एम्पायर। वो ये कहते हैं, वो एक झूठ का पुलिंदा बनाते हैं। ब्रिटिशर्स के बारे में वो कह रहे थे कि वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमें बार बार चिढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको उनसे लड़ने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है? आपको ज़रूर ज़रूरत है। आप में राजसिक गुण होना चाहिए, सात्विक नहीं। यानी कि वो कह रहे थे कि राजाओं के तरह, राजाओं महाराजाओं के तरह या इवन हमारे क्षत्रिय परंपरा के तरह आप राजसिक गुण लाकर ब्रिटिशर्स से फाइट करिए। सात्विक यानी कि सत्व गुण जो भक्ति में यूज होता है उससे लाकर आप सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स से लोहा नहीं ले सकते। ये उनकी और गांधी की सोच में सबसे पहला फिजर, अगर मैं कहूं सबसे पहला दरार आपको बताती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सावरकर के वो दिन जब वो एक्यूज्ड कहलाने लगे, देखिए 1906 से ऑलमोस्ट 1910 तक सावरकर के लंदन डेज वर वेरी मच फ्रॉट। इनफैक्ट उन्हें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मदन लाल ढींगरा की मदद करने का आरोपित माना गया। साथ ही साथ नासिक में एक असैसिनेशन हो रहा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एएमटी जैक्सन का। ये अनंत लक्ष्मण कन्हेरे कर रहे थे। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को पिस्टल सप्लाई करने का आरोपी बनाया गया विनायक दामोदर सावरकर को, और उनके नाम पर वारंट्स पे वारंट्स आने लगे लंदन में। 1911 में ऑलमोस्ट उन्हें अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट के दौरान भी, उससे पहले भी जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो स्टीमर से ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ, और वो ऑलमोस्ट सेल करके फ्रांस में जा रहे थे, फ्रांस के मार्सेल पोर्ट में जा रहे थे, ताकि वहाँ पर उन्हें एक प्रकार से रेफ्यूज मिल जाए। हालांकि फ्रांस की जनता ने या फ्रांस के ऑफिसर्स ने उन्हें वापस ब्रिटेन को सौंपना ज़्यादा मुनासिब समझा। इनफैक्ट ये केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गया नेदरलैंड्स के, बट एनीवेज वो केस ब्रिटिश सरकार जीत जाती है और बाद में उन्हें भारत लाया जाता है। भारत में सबसे पहले उन्हें बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास के कुछ जेलों में रखा जाता है, और फाइनली उन्हें अंडमान की कारागार में भेज दिया गया। Now there he spends almost 10 years. वहाँ पर 10 साल वो बिताते हैं, 1911 से लेके 21 तक। And this is the years that changes सावरकर। इनफैक्ट सावरकर को बहुत चेंज किया गया। सावरकर खुद इस जेल, क्योंकि इस जेल कारागार में उनके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ। हम देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए, दैट इज एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स, कि सावरकर जेल जाने से पहले कुछ किताबें लिखते हैं और जेल जाने के बाद में भी कुछ किताबें लिखते हैं, जेल में रहने के दौरान भी कुछ किताबें लिखते हैं, इनफैक्ट पोएम्स भी लिखते हैं। जेल की कारागारों में, जेल की दीवारों में पेपर, पेंसिल, पेन ना होने की वजह से वो जेल के कारागारों में पोएम्स लिख रहे थे। एंड दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस टू सी हु सावरकर इज एज अ पर्सन। तो जब हम सावरकर को एज अ पर्सन देख रहे हैं, दैट इज फैसिनेटिंग फॉर अस। और मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे उनके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं। बट बहरहाल बस उनके एक्यूज्ड वाले टाइमलाइन को अगर आप देखें
सो 21 तक उन्हें जेल में रखा गया, पर्टिकुलरली अंडमान जेल में। उसके बाद बिकॉज ही रोट सम मर्सी पिटिशंस, उन्हें रत्नागिरी जेल शिफ्ट किया गया। और रत्नागिरी जेल शिफ्ट करने के 4 साल बाद यानी कि 1921 से 24 तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एक प्रकार से हाउस अरेस्ट में रत्नागिरी जेल में, और उसके बाद उन्हें फ्री किया गया। लेकिन उन पर रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन किए गए। उन पर यह कहा गया कि आप पॉलिटिकल टिप्पणियां नहीं करेंगे, ब्रिटिश सरकार के वफादार रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। फाइनली 1937 में 1937 में उन पर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं और वो पॉलिटिकल लाइफ में, भारत के पॉलिटिकल लाइफ में वापस एंट्री लेते हैं। सो दैट वाज अ बिग गैप फ्रॉम 1911 till 1937 you don't see सावरकर। बट ऐसा नहीं है that सावरकर is not having consciousness, he is having consciousness, he is having some thoughts and ideas। सावरकर के आइडियाज बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो इटालियन रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। मैज़ीनी, गैरिबॉल्डी, ये इटालियन रेवोल्यूशन के हीरोज हुआ करते थे, उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनफैक्ट उन्होंने किताब भी लिखा, मैज़ीनी चरित्र। या साथ ही साथ वो आयरलैंड और रशिया के सीक्रेट सोसाइटी से भी प्रभावित थे। लेकिन भारतीय इतिहासकारों में या भारतीय समाज शास्त्रों में या सुधारकों में वो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर की एंटी कास्टिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वे महाराष्ट्र के एक काफी अग्रणी या काफी स्टैंडिंग के सोशल रिफॉर्मर रहे, जिन्होंने निर्बंधमाला नाम की किताब भी लिखी। साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो वेरी मच फॉन्ड ऑफ शिवाजी। वो महाभारत, गीता, कृष्ण और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की काफी एग्जाम्पल्स दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्पिरिचुअल गुरु समर्थ रामदास के द्वारा दिए गए बखार्स या वचन्स उनको सुनने और सुनाने में और ज्यादा अच्छा लगता था। ये इनके आइडियोलॉजी का एक प्रकार से फुलक्रम था कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेश की भी आइडियोलॉजीज वो काफी इजीली ग्रहण करते थे और शायद ब्रिटिशर्स से लड़ने के खिलाफ उसे यूज भी करना चाहते थे। बट जो ज्यादा ही चर्चा में रहता है, जिसको पॉलिटिकल आप कहते हैं एक प्रकार से सावरकर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो हम बात कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन, आई वांटेड टू एड्रेस दैट। सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि सावरकर ने एक बहुत ही स्टॉन्च एंटी मुस्लिम स्टैंड लिया, और ये 2 किताबों से हमें पता चलता है। एक्चुअली सावरकर 1909 में इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ये किताब लिख रहे थे, जब वो 1857 के स्ट्रगल के बारे में, 1857 के स्ट्रगल के बारे में हमें बता रहे थे। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे और अगर समरी भी, अगर समय ना हो तो अगर आप समरी भी पढ़ेंगे, बड़े ही रोचक तरीके से आपको कोई भी एंटी मुस्लिम स्टैंड नहीं दिखाई देगा। उस समय वो जेल में नहीं थे। इनफैक्ट ही वाज सेइंग कि 1857 हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि अपने रिलीजियस डिफरेंस को भुलाकर ब्रिटिशर्स को यहां से हटा दिया जाए। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि 1857 में जो बलि मुस्लिमों ने और हिंदुओं ने मिलकर ब्रिटिशर्स की चढ़ाई, वो शायद वो अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे। इसीलिए उन्हें इसी वक्त निकालना चाहिए था। 1857 के बाद हमें लड़ाई लड़ने में देरी नहीं करनी चाहिए थी। शायद उनकी बात ठीक भी थी। बहरहाल उनकी सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम स्टैंड 1909 में नहीं, 1921 के बाद आती है। उन्होंने एक किताब लिखी, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, जिसमें अंडमान जेल में उनके ऊपर हुए अत्याचार का साफ झलक हमें दिखाई देता है। इनफैक्ट ही सेज कि अंडमान में जो मुस्लिम वार्डन्स हुआ करते थे वो उनके साथ दोहरा रवैया अपनाते थे। जैसे ही उन्हें अंडमान जेल भेजा गया, उन्हें डी का स्टेटस दिया गया। डी का मतलब होता है द मोस्ट डेंजरस प्रिजनर। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी से भी हटाकर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम कमिट करने वाले प्रिजनर्स, हार्डेंड क्रिमिनल प्रिजनर्स के तौर पर रखा गया। इनफैक्ट उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया, वो अकेले रहा करते थे। साथ ही साथ वो कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं, जैसे कि वो ये कह रहे थे कि ज्यादातर मुस्लिम वार्डन्स बाकी के हिंदू कन्विक्ट्स को नेकेड नहाने पर मजबूर करते हैं, यानी कि नंगा नहाने पर मजबूर करते हैं। साथ ही साथ वे उन्हें ह्यूमिलिएट भी करना चाहते हैं। वो ब्रिटिशर्स को कह रहे थे कि अंडमान जेल में हो रहे कन्वर्जन्स, यानी कि फ्रॉम बीइंग हिंदूज मेनी वर कन्वर्टेड टू बीइंग मुस्लिम्स, ये अनदेखा किया जा रहा था बाय ब्रिटिशर्स। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि मुस्लिमों को उनके एक प्रकार से नमाज अदा करने के लिए जेल से 5 दफे छूटने की आज़ादी मिलती थी, लेकिन because he was Hindu, he was not allowed to even pray once.
इन सब घटनाओं को वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और शायद ये पता चलता है कि उनकी एंटी मुस्लिम स्टैंड इस वजह से आ रही थी। लेकिन जो वजह और वो दूसरी बताते हैं वो था मलाबार रेबेलियन। वो ये कह रहे थे कि 1921 में जब तक वो लास्ट जेल में रहे अंडमान में, भारत में एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हो गया। ये सावरकर कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि 1921 में जब मलाबार में एग्रेरियन रिवोल्ट के नाम पर मलाबार के नामबुद्री ब्राह्मण्स को मारा जा रहा था, सरेआम कत्ल किया जा रहा था, उस समय गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी। खिलाफत मूवमेंट एक प्रकार से कांग्रेस और खलीफा के इशू को साथ में लेके चलने वाला मूवमेंट था। कांग्रेस के अंदर भी काफी लोगों ने गांधी जी को एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू को मिलाकर चलने से मना किया था। लेकिन सावरकर ये कह रहे थे कि उस समय ये हो रहा था जिस समय दक्षिण भारत के नामबुद्री ब्राह्मण्स को मारा जा रहा था, एंड दिस वाज, दैट इज मलाबार रेबेलियन, was not an agrarian revolution but it was a particular riot। हालांकि हिस्टोरियंस अपने व्यूज में काफी बटे हुए हैं कि मलाबार रेबेलियन को देखा कैसे जाए। मलाबार रेबेलियन हमारे इतिहास में 2 बार होता है। 1921 is not the first time when Malabar rebellion happens, but anyways it had agrarian religions, it had agrarian reasons also, but the same point of time हिस्टोरियंस इस बात पर एग्री करते हैं कि मलाबार रेबेलियन में कम्युनल ओवरटोन जरूर था। एनीवेज, दूसरी चीज जो ये कह रहे थे पर्टिकुलरली सावरकर, कि अगर देश में जिन्ना या सर सैयद अहमद खान या अहमद राय बरेलवी, जो बाद में अहमदिया मूवमेंट के लीडर थे, गुलाम मिर्जा कादियाल एक्सेट्रा जैसे लीडर्स हों जो एक प्रकार से खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हों, तो ऐसे में हिंदुओं को भी अपना नेता चुनना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर ही स्टार्टेड विथ हिज आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। इसके बाद यानी कि 1923 में वो एक और किताब लिखते हैं। मैंने आपको कहा कि सावरकर हमसे अपनी किताबों के थ्रू बात करते हैं, राइट? सो सावरकर की पर्सनालिटी ज़्यादा है, सिर्फ गांधी के ट्रायल्स तक बेसिक्स नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। सो 1923 में वो वापस एक किताब लिख रहे थे, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व पॉलिसी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सावरकर ने हिंदुइज्म को या हिंदुत्व पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक्सक्लूसिव बना दिया। यानी कि वो ये कह रहे थे कि भारत सिर्फ हिंदुओं की पुण्य भूमि और क्षेत्र भूमि है, यानी कि वो पितृभूमि है हिंदुओं की बिकॉज उनके एंसेस्टर्स यहाँ पे रहे हैं, और पुण्य क्षेत्र भी है बिकॉज ये उनका सेक्रेड लैंड है। शायद वो मुस्लिमों को कह रहे थे कि हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की ये जगह हो, लेकिन आपका सेक्रेड लैंड ये नहीं है। आप और हम इस चीज से वाकिफ रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, वो हमारी धारणा हो सकती है। लेकिन सावरकर इस बात पर एक प्रकार से देश को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव हिंदुइज्म की तरफ बांट रहे थे। हालांकि ये इनकी व्यूज इनके पहले वाले व्यूज से नहीं मैच करती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1909 में जब उनकी 1857 के ऊपर किताब आई, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, वहां पर ये ऐसी बात नहीं कह रहे थे। एनीवेज, ही वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि जिन्ना जब 2 नेशन थियरी दे रहे हैं, जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के अन्य लीडर्स लाइक नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका या इवन सर सैयद अहमद खान हो या मिर्ज़ा गुलाम कादियाल हो, जिनका नाम मैंने लिया पहले भी, जब एक प्रकार से मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो रही थी, सावरकर को ऐसा लगने लगा कि हिंदू लीडरशिप भी खड़ी होनी चाहिए। हिंदू महासभा ज़रूर थी देश में, बट दैट वाज द कंसर्निंग एटीट्यूड दैट सावरकर हैड, और उसी के बेसिस पे सावरकर की ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक प्रकार से एक्सक्लूसिव मुस्लिम आइडियोलॉजी का रिजल्ट था। दूसरी बात, सावरकर एंटी कास्टिस्ट पॉलिसीज के बारे में भी बात करते हैं। दैट वाज वेरी परप्लेक्सिंग। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि सावरकर जाति उन्मूलन के लिए काफ़ी पहले से लड़ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर की निर्बंध माला से काफ़ी प्रभावित थे। इनफैक्ट 1931 में वे रत्नागिरी में एक पतित पावन टेम्पल का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज उसके ट्रस्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम विमेन और अनटचेबल दोनों को रहने का मौका मिल रहा था। इतना ही नहीं,
वे सहभोजन करके एक कैफे भी खोल रहे थे महाराष्ट्र में ही, जहां पर हर जाति के लोगों को एक साथ डाइनिंग की सुविधा थी, एक साथ बैठकर खाने की सुविधा थी। ये उस समय हो रहा था जिस समय गांधी टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी नहीं लगे हुए थे। आप समझ सकते हैं दैट अनटचेबिलिटी गांधी जो है 1919 में एक प्लैंक ला रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, लेकिन उसके बाद 1936 तक एक प्रकार से, या 1926 तक एक प्रकार से टेम्पल एंट्री मूवमेंट साउथ में शुरू हो जाते हैं। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट शुरू हो जाती है, इजावा कास्ट मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं नाइकर पेरियार के। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये मूवमेंट्स चल रही थी, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, बिकॉज सावरकर वॉज लीडिंग apparently things ahead of his time. So that was the anti-casteist movement that Savarkar was having. And of course 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, जब वो पूरे तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटी में सामने आते हैं। और लास्ट में यानी कि 1948 में वो वक्त जब उन पर ये आरोप लगा कि वे गोडसे के मेन प्रभावी व्यक्ति थे, वे गोडसे को आशीर्वाद दे रहे थे। इनफैक्ट दिगंबर बागड़े, हु वाज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, जो गांधी असैसिनेशन में एक अक्यूज थे, बाद में वो अप्रूवर टर्न हो गए, सरकारी गवाह बने, उन्होंने गवर्नमेंट को ये बताया कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक प्रकार से गोडसे को आशीर्वाद दिया था। लेकिन किस बारे में आशीर्वाद दिया था, कैसा आशीर्वाद दिया था, इस बारे में वो बिल्कुल चर्चा नहीं करते। इनफैक्ट दैट इज ऑल दैट ही सेज। बहरहाल बाद में ड्यू टू द वांट ऑफ एविडेंसेस सावरकर को इंडिक्ट नहीं किया जाता है। ही वॉज मेंशन्ड एज एक्यूज्ड, बट उन्हें गांधी के असैसिनेशन का दोषी नहीं ठहराया जाता है। बट सावरकर के साथ जो गांधी असैसिनेशन के बाद हुआ, वो उन्हें एक सोशल पैरिया बना रहा था, वो उन्हें एक राजनीतिक अछूत बना रहा था। अपने कर्मभूमि, अपने ही महाराष्ट्र में, अपने ही बॉम्बे सिटी में, मुंबई में उन्हें या उनके घरों पर पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, पॉलिटिकली कोई भी लीडर उनके बचाव में सामने नहीं आ रहा था। गांधी एक बहुत बड़े शख्स थे, नो डाउट। इनफैक्ट गांधी और सावरकर के बीच में पारस्परिक विवाद भी रहा, लेकिन एडमिरेशन भी रहा। गोडसे अपनी किताब में, जिसके लिए मैंने एक पहले वीडियो कर लिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, बार बार भारत के दो महान विचारकों के बारे में बात करते हैं, और वो दो विचारक थे स्वयं महात्मा गांधी और दूसरे विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन सावरकर, अगेन एज आई सेड यू, वाज अलाइव टिल 1966, और 1966 तक एक प्रकार से बड़ी ही अजीब विडंबना होती है। पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में सावरकर को एक प्रकार से दरकिनार किया जाता है। इनफैक्ट नेहरू गवर्नमेंट के रहते तक सावरकर को कोई फ्रीडम फाइटर्स पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के गवर्नमेंट के आने के साथ उन्हें पेंशन भी देना शुरू हो गया। 1957 में राजा महेंद्र प्रताप, जो फ्रीडम फाइटर भी हुआ करते थे और बाद में इंडियन पार्लियामेंटेरियन भी बने, राजा महेंद्र प्रताप को आप काबुल के प्रोविजनल गवर्नमेंट के तौर पर भी जानते हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वो काबुल में गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बना रहे थे। सो राजा महेंद्र प्रताप ने इंडियन पार्लियामेंट में 1957 में एक प्रस्ताव पारित किया कि फ्रीडम फाइटर्स लाइक विनायक दामोदर सावरकर शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, या उनका योगदान सराहनीय योग्य है, ऐसा पारित होना चाहिए रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन को डिफीट कर दिया गया बाय 48 to 78। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट विनायक दामोदर सावरकर को एक रैशनल फिगर की तरह के नहीं, या एक बायस फिगर, उनके आसपास पॉलिटिक्स हमेशा घूमती रही। इनफैक्ट 2003 में जाकर इंडियन पार्लियामेंट में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया बाय द देन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, और आज का दिन वो दिन है, शायद इंडियन पार्लियामेंट अब वापस इनॉग्रेट हो रही है, और आज सावरकर साहब का जन्मदिन भी है। सो एज वी वांटेड टू सी दैट सावरकर इज मोर देन जस्ट द शैडो। ऑफ कोर्स आपके और हमारे ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं सावरकर को लेके, गांधी को लेके, बट इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू लुक द मैन बियॉन्ड द मिथ, टू लुक एट द मैन बियॉन्ड द कैकोफोनी। सो इनके आसपास की जो कैकोफोनी है, अगर आप इनके जीवनचर्या को देखेंगे या इनके लिखे हुए किताबों को देखेंगे, तो आपको एक चेंजिंग पैटर्न नज़र आएगा।
मंशा यही थी कि वो चेंजिंग पैटर्न आपको दिखाया जाए। मंशा ये भी थी कि वो जो समय थे और वो जो व्यक्ति थे, शायद आज न वो समय है, आज न वो व्यक्ति हैं। इसीलिए dispassionate analysis of historical events and historical personalities is what we should do. Finally, again, I would like to make my students remember that if you are preparing for civil services examinations, yes, we are there for you. Definitely, you should look for our prelims to interview batch. मैंने आपको बताया हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, जिसमें हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दे रहे हैं। जैसे ही आप प्रीलिम्स पार करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी तो आप हमारे साथ करेंगे ही ऑनलाइन मोड में, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स पार करेंगे, we will invite you at our Delhi campus to study with us in offline mode at no added cost. कोई added cost नहीं होगा। हमारी मंशा ये है आपको देखें at the final list, in the final list, right? I'm sure that many of you have that dream. If you have that dream, take the first step. First step is use the code ASHLIVE. Take the discount out there, but at the same point of time, take a pledge. आप एक pledge लीजिए कि जब तक आप अपनी तैयारी से संतुष्ट से भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे, you will not leave the preparation out there, right? और जब तक है जान, तब तक आपको तैयारी करनी है, so that you are there to serve the nation at the right time, at your own chosen time. Also, इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें जो आप कमेंट्स के थ्रू देना चाहते हैं, या at the same point of time, if you want to discuss any more such interesting topics with relation to Indian history, ancient ho, medieval ho, modern ho, I'll be more than happy to take your suggestions into consideration. Join me to my Telegram group, UPSC History Sheeters, UPSC History with Ashish. I'll be more than happy to take your questions regarding admissions and any such questions regarding UPSC Civil Services examination. Thank you for watching Time Capsule. My name is Ashish. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।